नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि सप्ताह का अंत होने जा रहा है और हम लोग क्या करते हैं, पिछले एक सप्ताह में जो भी करंट अफेयर्स का मुद्दा होता है, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, उसे लेकर के मैं आता हूं। प्रत्येक सप्ताह हम 5 टॉपिक को लाते हैं। आज जो जिन जिन टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहला एक चर्चा में आया इस सप्ताह में कि थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया गया है। जैसे आप जानते हैं, भारत में इस चीज को मान्यता नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, बहुत डिबेट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन थाईलैंड कर दिया ऐसा। अब थाईलैंड ने जब ऐसा किया तो कहा गया कि दक्षिण पूर्व एशिया का यह पहला ऐसा देश बना है जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देते हुए नजर आया। इसके अलावा भारत जो है अमेरिका के और करीब पहुंचता जा रहा है। अमेरिका में भारत ने 2 वाणिज्यिक दूतावास खोल दिए हैं ताकि व्यापार जो है, ट्रेड जो है, वह और अधिक बेहतर हो सके। इसके अलावा अभी अभी आप जानते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन, मोदी जी गए थे न्यूयॉर्क में, अमेरिका, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जरा विस्तार से इसको देखेंगे, तबियत से देखेंगे, फिर चीजें समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में बहुत बड़ा एक घटनाक्रम हुआ है और बहुत बड़ा घटनाक्रम होते हुए यह बात हुई है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाले समुदाय से एक व्यक्ति जो कि दलित समुदाय से हैं, वहां के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये अपने आप में अगर देखेंगे सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से तो एक क्रांति कहा जा सकता है। इसके अलावा हम रूस और यूक्रेन वाले युद्ध के परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और जब ये समझेंगे तब हम ये देखेंगे कि भारत से हथियार यूक्रेन पहुंच चुका है और यूक्रेन फिलहाल युद्ध में उलझा हुआ है और रूस हमारा परम मित्र है, तो रूस की नाराजगी बढ़नी तय है। ये 5 टॉपिक हैं, पांचों टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। देखिए, जैसे थाईलैंड बना समलैंगिक शादियों को मान्यता देने वाला, जैसा कि मैंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश ये बना है। देखिए, हाल ही में थाईलैंड के राजा, वहां को अभी भी राजा वाला चीजें चलता है, तो वहां के राजा हैं थाईलैंड के, उनका नाम है वाजिरालोंगकोर्न। उन्होंने समलैंगिक विवाह अधिनियम को फाइनली मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश भी बन गया है। यह कानून कब से लागू होगा? फिलहाल तो मान्यता दे दिया गया है अधिनियम को, लेकिन यह 22 जनवरी 2025 से लागू होगा। एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को लागू करने वाला, मान्यता देने वाला तीसरा देश बना है। दक्षिण पूर्व एशिया में पहला है, लेकिन एशिया की बात कर रहे हैं तो ताइवान और नेपाल जो है पहले ही इसको मान्यता दे चुका है। थाईलैंड की अगर चर्चा करेंगे, थाईलैंड जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। यहां पर देख लीजिए, थाईलैंड बहुत ही पॉपुलर देश है, बहुत पर्यटक वहां पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, जीवन के आनंद लेने के लिए। इसकी सीमा देखिए, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया से लगती है। मुद्रा क्या है? बहत है और राजधानी बैंकॉक। बैंकॉक बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो घूमने फिरने के लिए कभी जाना हो तो जा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। अमेरिका में भारत के 2 वाणिज्यिक दूतावास किए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारत के 2 नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना करने की घोषणा की। इसकी स्थापना कहां कहां किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। एक जो है वह बोस्टन में होने वाला है और दूसरा जो है वह लॉस एंजलिस में होगा। यह बातें बताया गया है। वाणिज्यिक दूतावास के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वाणिज्यिक दूतावास आमतौर पर अपने देश के नागरिकों की सहायता व सुरक्षा करने तथा दोनों देश के लोगों के बीच व्यापार और मित्रता को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, एक देश जो है किसी दूसरे देश में कई वाणिज्यिक दूतावास खोल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाणिज्यिक दूतावास जो होता है उसके प्रमुख को महावाणिज्य दूत कहा जाता है, जो कि राजदूत के अधीन ही होता है। यह आर्थिक केंद्रों पर खोला जाता है, बड़े शहरों में भी खोला जा सकता है। जो बहुत बड़ा शहर हो, कोई पर्यटन स्थल हो, वहां पर भी स्थित किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज है, इस पर ध्यान दीजिए। दूतावास जो शब्द है यहाँ और फिर वाणिज्यिक दूतावास, इन दोनों में अंतर
अंतर क्या है इसको लेकर के बात करते हैं। देखिए, दूतावास की बात जब करते हैं ना, तो यह राजनयिक मिशन के तहत होता है, जो आमतौर पर दूसरे देश की राजधानी वाले शहर में खोला जाता है। जैसे कि दिल्ली में देखेंगे विभिन्न देशों का दूतावास है, इस तरह भारत का जो दूतावास है विभिन्न देशों की राजधानी में स्थित है। लेकिन वाणिज्यिक दूतावास कहीं भी हो सकता है, ठीक है। यह काउंसलर सेवाओं सहित कई अन्य सेवाएं प्रदान करता है। यह देश के विभिन्न राजनयिक मुद्दों को संभालता भी है, ठीक है। राजदूत एक राज्य प्रमुख का दूसरे देश में प्रतिनिधित्व होता है और इसलिए ये जो है वाणिज्यिक दूत से अलग माना जाता है। एक देश से दूसरे देश में केवल एक ही राजदूत हो सकता है, जबकि काउंसिल कई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस सप्ताह में हुआ वह क्या था? क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड देखिए एक सैन्य संगठन नहीं है जिस तरह से नाटो है, लेकिन क्वाड एक जवाब है। जवाब किसके लिए है? चीन के लिए है। दुनिया के 4 महाशक्तियों ने मिलकर के सोचा, बैठा, विचार किया कि भाई हमें साथ आकर के कुछ काम करना चाहिए जिससे चीन की घेराबंदी की जा सकती है। इस 4 देशों में एक है भारत, अपना प्यारा भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। चारों नेता यहां पर आपको मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के 6ठे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अभी गए थे अमेरिका, ठीक है। यहां पर विलिंगटन डेलावेयर में यह इसका आयोजन हुआ था। इसमें शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? एंथनी अल्बानीज, और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सब जो है शामिल हुए। क्वाड नेताओं के अगले शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वर्ष 2025 में किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा? भारत के लिए ये लोकेशन तय किया गया है। अब क्वाड की स्थिति जरा समझ लीजिए। ये देखिए, ये जो क्वाड है, तो एक तरफ देखिए यूएसए हो गया, यहां पर अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है। इसके बाद जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और बताइए चीन किधर है? चीन जो हो गया वह इधर हो गया, ये वाला हिस्सा जो है ना, यहां से ये वाला हिस्सा चीन का हो गया। तो आप बताइए ये 4 मिलकर के ऐसे करके चाइना को घेर लेगा, है ना। ये एक कोशिश किया गया है। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। शब्द पर ध्यान दीजिए, अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच से कहा गया है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ है? तो वर्ष 2004 के तदर्थ सुनामी कोर ग्रुप से हुआ था, जिसने कई देशों में मदद किया था जो सुनामी से तबाही आया था, राहत कार्यों वगैरह में। क्वाड की अवधारणा की अगर बात करेंगे ना, तो शुरुआती तौर पर देखें, अगर औपचारिक तौर पर बात करें तो 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, जिनकी हत्या कर दी गई। क्वाड का उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता देने की बात, अंतर्राष्ट्रीय रूल रेगुलेशन को किस तरह से पालन कराया जाए, किस तरह से शांति व्यवस्था हो सके, सिक्योरिटी को लेकर के भी मेन फोकस है। क्वाड नेताओं की पहली जो व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन हुआ था वह 2021 में वाशिंगटन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश की चर्चा करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही एक क्रांतिकारी न्यूज इसे आप कह सकते हैं। तो हाल ही में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले लिया है। नाम क्या है? सुरेश कुमार कैत, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो ये 28वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बताए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 219, ठीक है, आर्टिकल 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य के किसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है? तो यहां पर ध्यान देना है, ये आर्टिकल कहता है कि जो शपथ दिलाएंगे वह कौन होंगे? गवर्नर, है ना, जो कि राज्यपाल होंगे, उनके द्वारा यहां पर इन्हें शपथ दिलाया जाएगा। जैसे गवर्नर साहब ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। इसके बाद नागपुर उच्च न्यायालय को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बना दिया गया और अस्थायी पीठ जो है जबलपुर इसका हुआ, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर कर दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत से हथियार यूक्रेन पहुंच गया और रूस बेचारा जो है वह नाराज हो गया कि रूस हमारा दोस्त है और यूक्रेन में अगर अभी हथियार जाता है तो वह किस पर उसका इस्तेमाल करेगा? हमारे अपने ही मित्र रूस पर करेगा। तो एक रिपोर्ट में यह बातें आया है कि भारत के तोप जो है और गोले जो है, तोप के गोले कह सकते हैं, वह यूक्रेन गया है, ठीक है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय हथियार निर्माताओं द्वारा बेचे गए तोप के गोले यूरोपीय आयतक देशों द्वारा यूक्रेन भेजे गए हैं। तो जो भी यूरोपीय आयतक देश हैं, मान लीजिए हमसे फ्रांस ने खरीदा तोप का गोला और फ्रांस अभी मदद कर रहा है यूक्रेन का, तो हमारा ही गोला वहां पर गया है। यूक्रेन को भारतीय हथियार भेजने वाले यूरोपीय देशों में कौन कौन? इटली और चेक गणराज्य भी शामिल है। भारत ने इटली हो, चेक गणराज्य हो, स्पेन हो, स्लोवेनिया हो, इसको 2.8 मिलियन डॉलर के हथियारों को निर्यात किया था। अब ये लोग जो है आगे बढ़ करके वहां पर यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। भारत हथियार निर्यात नियम क्या कहता है, जरा इसको समझ लेते हैं। भारतीय हथियार निर्यात नियम घोषित खरीदार तक ही हथियारों के उपयोग को सीमित करते हैं। अगर उनसे अनधिकृत हस्तांतरण होता है तो भविष्य में बिक्री समाप्त होने का जोखिम भी रहता है। मान लीजिए हमने इटली को दिया और इटली ने किसी टेररिस्ट ग्रुप को बेच दिया पैसा कमाने के लिए, तो भारत क्या कहेगा कि भाई साहब ये नहीं था नियम में, है ना, खेल से बाहर चले गए, तो ये आगे मैं नहीं आपकी मदद करूंगा। तो रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें भारत देखेंगे तो वह तटस्थ है। इसी बात को लेकर के विवाद इतना छिड़ता जा रहा है। भारत ने यह फैसला किया है कि वह कोई भी घातक हथियार किसी देश को नहीं देगा। ये सब चीजों को देखते हुए भारत का रक्षा निर्यात की चर्चा करेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2018 और वर्ष 2023 के बीच लगभग 3 बिलियन डॉलर के हथियारों का निर्यात किया। एक समय होता था केवल हम आयात करते थे, आजकल हम रक्षा के क्षेत्र में भी निर्यात करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत वर्ष 2029 तक इसे बढ़ाकर लगभग 6 बिलियन डॉलर तक रखने का एक लक्ष्य रखा गया है। भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगर देखेंगे तो भारत से 84 देशों का कुल नाम बताया गया है, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कहा गया कि 84 कंट्री तक हमने रक्षा निर्यात किया है। भारत रक्षा क्षेत्र की जिन सामग्रियों की आपूर्ति करता है उसमें क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट जैसी चीजें भी इसमें शामिल है, बाकी तोप का गोला वगैरह तो है ही। ठीक है, तो ये कुल 5 टॉपिक थे पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, जो कि इस सप्ताह चर्चा में रहा था। उम्मीद करता हूं आपके लिए लाभदायक होगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।